लेकिन इन सेक्टर के अंदर में स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, ये एक डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए। बिकॉज ये वो आईटी जैसे नहीं है या केमिकल सेक्टर जैसे नहीं है। ये सेक्टर अलग तरीके से वर्क करेंगे बिकॉज ये बहुत ही लोकलाइज्ड और डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस्ड है। तो जहां पर डोमेस्टिक फैक्टर्स प्ले करने लग जाते हैं वहां वोलाटिलिटी और डायनेमिज्म बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सेक्टर के अंदर में जो स्टॉक्स इन्वॉल्व है उनमें हमको कैसे पार्टिसिपेट करना है। पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बात बोली थी कि थोड़ा रिकवरी आ सकता है। अगर आप वीडियो गौर से देखें, और आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देखेगा ज़रूर। थोड़ा रिकवरी आ सकता है बिकॉज जब भी कुछ भी फॉल करता है, रिट्रेस ज़रूर करता है, रिकवरी होती है, लेकिन अगर उसमें दम नहीं होगा तो वापस से फॉल आ जाती है। तो आईटी सेक्टर में क्योंकि ओवरऑल मार्केट वीक हुआ है, रुपी वीक हुआ है, तो आईटी सेक्टर में हल्का सा रिकवरी आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आईटी सेक्टर में घनघोर तेजी का माहौल बन गया है। वेल, बन सकता है, मैं ये डिनाई नहीं करता हूँ, बन सकता है, लेकिन मोमेंटम का मैं इंतजार करूंगा। मुझे अगर थोड़ा महंगा भी खरीदना हुआ ना तो मैं खरीदूंगा बिकॉज एक बार कंफर्मेशन तो आ जाए कि हाँ ये रिकवरी पुख्ता हो चुकी है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आईटी सेक्टर में जाके शॉर्ट कर दो, इतना गिरा हुआ है, अब शॉर्ट करना काफ़ी हाई रिस्क हो सकता है। और मैं हमेशा रिस्क को एसेस करता हूं अगर मैं कुछ भी ट्रेड करता हूं या आपको बताता हूं तो आईटी सेक्टर के अंदर में अभी भी डाउनफॉल है बिकॉज फंडामेंटल रीजंस है वो डाउनफॉल होने के। छोटा रिकवरी आएगा बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंप करके उस रिकवरी में पार्टिसिपेट करें। यह होगी उन आईटी स्टॉक्स की बात जो कि बड़े हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। बट जो स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज है जैसे केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, ऑल्दो ये सब महंगे हैं, लेकिन आपको इनमें रिकवरी फास्टर नजर आएगी बिकॉज इनका डिपेंडेंसी ऑन यूएस इज लेसर देन एनी अदर आईटी सर्विस कंपनी। तो ये रिकैप हो गया पुराने वीडियो का। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे एक और सेक्टर का जो लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाला है। और जब भी मार्केट फॉल करे, इस सेक्टर के स्टॉक्स भी फॉल करेंगे, तो आपको ये सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को, सारे नहीं, कुछ स्टॉक्स को अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम तभी इन्वेस्ट करेंगे जब मोमेंटम आएगा। जब तक मोमेंटम नहीं आया तब तक हम अपना पैसा को इन स्टॉक्स में नहीं फंसाएंगे। तो किस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं? आज मैं बात करूंगा लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। और आज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया था, एक पॉलिसी बनाई है सेक्टर के अराउंड। और जब जब मैंने देखा है गवर्नमेंट कोई मेजर पॉलिसी बनाती है ना किसी सेक्टर के अराउंड, तो उस सेक्टर के अंदर में मेजर लॉन्ग टर्म मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। ऑल्दो लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर में कई कंपनीज ऑलरेडी स्टॉक प्राइस बढ़ चुके हैं, बट आने वाला 5 साल का अगर इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर पे मैं व्यू बनाऊं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही मुझे बैठना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में पिछले 17 सालों से। और मैं इन इनिशिएटिव्स के थ्रू आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूं कि किस सेक्टर को हमको देखना है और किस सेक्टर को हमको नहीं देखना है। आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज एंड आई होप आप अपने दोस्तों के साथ में मेरे इस प्रयास को शेयर कर रहे होंगे। तो लॉजिस्टिक सेक्टर को लेके कुछ की पॉइंटर्स पे बात करते हैं। पहला कि ये करीबन $200 बिलियन का मार्केट है, ओवरऑल सेक्टर है, और 2.2 करोड़ पीपल इस सेक्टर के अंदर में इन्वॉल्व है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 300 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट हो जाएगा। और ओवरऑल इसका ग्रोथ, इस सेक्टर का ग्रोथ 10% एनुअली होने की संभावना है। तो सेक्टर लेवल पे 10% CAGR ग्रोथ होना ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात होती है। इस सेक्टर का अभी प्रॉब्लम ये है कि इनएफिशिएंसीज बहुत है। इनफैक्ट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट 90% है, 10% खाली ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लोग के पास है। और जैसे जैसे जीएसटी और बाकी रिफॉर्म्स इंडिया में हो रहे हैं वैसे वैसे इस सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है उनको बेनिफिट होता जा रहा है। तो ये 10% जो है वो धीरे धीरे बढ़ के 20%, 22% हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 25% CAGR से ग्रो करेंगे। ओवरऑल इंडस्ट्री 10% CAGR से ग्रो करेगी, बट जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है वो 25% CAGR से ग्रो करेंगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी अनाउंस की है। उस अनाउंसमेंट से गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि जो ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडिया का एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, जो कि तकरीबन 14% के करीब है,
गवर्नमेंट बोलती है ये बहुत ज़्यादा है, इसको हमको कम करना है, इसको हमको 5 से 6% में लेके आना है। अगर आप ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट का एवरेज देखें तो 7 से 8% होता है। तो जो ये 5 से 6% ऑफ द जीडीपी का इनएफिशिएंसी है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर में, ये इनएफिशिएंसी को गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है। इसलिए एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है। और इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? इसका बेनिफिशियरी वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स होंगे जो फॉर्मल इकोनॉमी को बिलीव करते हैं और जो उस फॉर्मल इकोनॉमी के हिसाब से एक्टिविटी भी करते आ रहे हैं। अगर आप देखो गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट पिछले कई सालों से ई गवर्नेंस की तरफ मूव कर रही है। मतलब एक सेक्टर को पकड़ रही है और कोशिश कर रही है कि उसको जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज कर ले उतना अच्छा है। यूपीआई इंडिया का कितना बड़ा इनोवेशन है और दुनिया में ये केस स्टडी बन गया है कि जैसे हम लोग अब इतने कनेक्टेड हो गए हैं यूपीआई के थ्रू कि पेमेंट लेना देना कितना आसान हो गया है। अब आप इमेजिन कीजिए कि यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर में मल्टीपल सेक्टर्स के लिए इंडिपेंडेंट इंटरफेस बनाया जाएगा। और लॉजिस्टिक के लिए भी गवर्नमेंट के प्रपोजल्स है कि वो यूनिफाइड इंटरफेस बना रहा है ताकि सारे लोग जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व्ड है उनको एक सिंगल प्रोटोकॉल से ही चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना और आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो ये जो इनफॉर्मल, ये जो नॉन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो भी सेक्टर अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के थ्रू इनको टेक इनेबल कर देगा। और पेमेंट इंफ्रा तो गवर्नमेंट ने सेट कर लिया, इसके ऊपर में अब एक छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके वो इंटरफेस क्रिएट कर रहा है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत बड़ा गेम चेंजर सेक्टर है और यहाँ से स्टॉक निकालिए। लेकिन इन सेक्टर के अंदर में स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना है, ये एक डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए। बिकॉज ये वो आईटी जैसे नहीं है या केमिकल सेक्टर जैसे नहीं है। ये सेक्टर अलग तरीके से वर्क करेंगे बिकॉज ये बहुत ही लोकलाइज्ड और डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस्ड है। तो जहाँ पर डोमेस्टिक फैक्टर्स प्ले करने लग जाते हैं वहाँ वोलाटिलिटी और डायनेमिज्म बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सेक्टर के अंदर में जो स्टॉक्स इन्वॉल्व है उनमें हमको कैसे पार्टिसिपेट करना है। पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर को ना मोटा मोटी आप इस सेगमेंट में डिवाइड कर लीजिए। एक तो B2B लॉजिस्टिक हुआ, एक्सप्रेस जो कि रोड बाय, B2C हो गया जो कोरियर कंपनी जिनको हम यूज़ करते हैं चीज़ें भेजने के लिए, या ई कॉमर्स कंपनी यूज़ करती है चीज़ें आपके पास भेजने के लिए। फिर उसके बाद शिप है, राइट, फिर रेलवे है, फिर वेयर हाउसिंग है। कितने सारे कैटेगरीज हैं ये पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर में। हर कैटेगरी का एक अपना डायनेमिज्म है, एक अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क है। तो जब हम किसी भी कैटेगरी को स्टडी करेंगे ना तो हम बेटर समझ पाएंगे कि हमको इस कैटेगरी में ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है या उस कैटेगरी में। जैसे फॉर एग्जांपल रोड सबसे एक्सपेंसिव लॉजिस्टिक कैटेगरी होता है क्योंकि रोड से हम कुछ भी माल भेजते हैं तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है। और सेकंड होता है एयरवेज। अब गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि भाई रोड को कम यूज़ करो, शिपिंग्स को ज़्यादा यूज़ करो बिकॉज वो रिलेटिवली सस्ता है, या और दूसरे फॉर्म को ज़्यादा यूज़ करो। तो ये जो पॉलिसी शिफ्टिंग है गवर्नमेंट का और प्रोमोट करना उन कैटेगरी को जो कैटेगरी आज के रेट में बड़े नहीं है बट वो बड़े हो सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। जैसे रेलवेज हो गया, शिपिंग हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो जो भी कंपनीज इनमें लगी हुई होंगी चांसेस है कि उनको ग्रोथ बेटर मिलेगा विज़ाविज़ कंपनीज जो सिर्फ रोड कर रही हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि रोड वाली कंपनीज अच्छा नहीं करेंगी, वो भी अच्छा ही करेंगी, बट रिलेटिवली अगर मैं देखूं तो रेलवे वाली और शिपिंग वाली इनका ज़्यादा बेटर करने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखिए, मैंने आपके साथ में एक चार्ट शेयर किया। इस चार्ट के अंदर में ये अलग अलग कैटेगरीज हैं लॉजिस्टिक कैटेगरीज का, और ये सारी कंपनीज है जो इन कैटेगरीज को बिलोंग करती हैं। तो आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग जाएगा कि किस कैटेगरी के अंदर में कौन सी कंपनी ऑपरेट करेगी। लेकिन देखिए, मैं क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं मोमेंटम प्लेस काम करता हूँ, तो मैं आपको चार्ट में ले चलता हूँ कि आप चार्ट देख के, प्राइस एक्शन को देख के कैसे जज कर सकते हैं कि किस कंपनी में मुझे कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है अगर मैं करना चाहता हूं। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। सबसे पहले कंपनीज आपको मिलेंगी कैसे, जब आप web.stockage में जाएंगे तो यहाँ सेक्टर्स के अंदर में सर्च करिए लॉजिस्टिक, और यहाँ आपको वो सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे, कोरियर सर्विस, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट, शिपिंग। जब आप लॉजिस्टिक्स में जाते हैं तो यहाँ पर वो सारी कंपनीज है जो प्रिडोमिनेटली B2B लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व है, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन, एजिस लॉजिस्टिक, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। ये सब स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और बिजनेसेस को ज़्यादातर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो मैंने क्या किया, ये पूरा डेटा को मैंने डाउनलोड करके ट्रेडिंग व्यू में डाल दिया और मैंने 1000 करोड़ का मार्केट कैप को एक बेस कर लिया
कि अगर मुझे मोमेंटम अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 1000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनीज के ऊपर ही करूंगा। तो ये सारी कंपनीज आ गए। अब एक एक करके इन कंपनीज को देखते हैं। इसको अपने काम करते हैं। आज लाइव मार्केट है तो मैं प्राइस चेंज के हिसाब से नहीं करूंगा, बट अल्फाबेटिकली देखते हैं इसके अंदर में। तो अडानी पोर्ट, आपको तो पता है अडानी पोर्ट कितनी बड़ी कंपनी है। इट ओन्स ऑल द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया नाउ। तो अगर इंडिया के अंदर में कुछ भी माल आएगा या जाएगा, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो अडानी पोर्ट, क्योंकि पूरा अडानी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल, काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस एक्शन है उसके अंदर में, तो आप देखोगे इनमें प्राइस एक्शन भी ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, जो कि लगता है कि आपको करना चाहिए, छोटा छोटा कैपिटल से कीजिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके बड़ा पैसा मत डालिए। तो आपने सपोज, आपका पोर्टफोलियो सपोज 1 करोड़ का है और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे 15 से 20% लॉजिस्टिक सेक्टर में डालना है, विच शुड आइडली बी द केस। इसका मतलब 20 लाख आपको लॉजिस्टिक सेक्टर में डालना है। लॉजिस्टिक सेक्टर में डालने के लिए आपको 5 कंपनी ढूंढनी चाहिए और वो 5 कंपनी में एक कंपनी अडानी पोर्ट होनी चाहिए। बट उसमें पैसा एक बार में नहीं डालेंगे हम, अभी हो सकता है थोड़ा सा डालेंगे, बिकॉज ये रिलेटिव स्ट्रेंथ तो है इसके अंदर में, लेकिन प्राइस गिरा हुआ है तो थोड़ा सा हम छोटा क्वांटिटी डालेंगे ताकि हम उसको अपने ट्रैकर में भी डाल सकें, और यहाँ से अगर वो रिवर्स करता है तो हम क्वांटिटी और बढ़ा सकें। ध्यान रखिएगा, जब भी SIP करें, नीचे जब जाए तो छोटा छोटा क्वांटिटी होना चाहिए, और जब रिवर्स कर जाए, ब्रेकआउट दे, तो फिर बड़ा क्वांटिटी से हमको काम करना चाहिए। दूसरी एजिस लॉजिस्टिक, ये देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में है, ये रिवर्स कर रहा है ये वाला मूविंग एवरेज से, और 2 आवरली के अंदर में पॉजिटिव आ रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसमें हम अभी छोटा पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद है ऑल कार्गो। तो मेरा देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है कि अगर मोमेंटम मैं उसी में खेलूंगा जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तो यहाँ पर नजर आ ही रहे। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लुक एट दिस RS। तो मैं इसके अंदर में थोड़ा बड़ा क्वांटिटी करने में नहीं घबराऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये रिवर्स कर चुका है। उसके बाद है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट भी देखिए मोरलेस स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफी मूवमेंट दे चुका है, थोड़ा रिट्रेस करेंगे, हो सकता है कि यहां से और थोड़ा करेक्ट हो जाए, वह रिट्रेसमेंट पे ये लेने लायक स्टॉक है। तो मैं धीरे धीरे इसके अंदर में अपना SIP बिल्ड करूंगा। उसके बाद है कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए ये है तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो मुझे थोड़ा घबराहट होता है पब्लिक सेक्टर में काम करने में, ऑल्दो इनमें वैल्यू बहुत दिखेगी आपको, बट गवर्नमेंट के एक्शंस, गवर्नमेंट के पॉलिसीज इनको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका देखिए प्राइस एक्शन में भी कितना वॉलेटिलिटी रहता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इनमें वॉलेटिलिटी इस तरह से रहेंगी। उसके बाद है डिलीवरी। डिलीवरी इज अ न्यूली लिस्टेड कंपनी। ये तो स्टार्टअप है जो बहुत नुकसान कर रही है। सेल्स ग्रोथ है बट नुकसान का भी ग्रोथ इक्विवेलेंट है। तो डिलीवरी का चार्ट अगर देखोगे, बहुत ही रिसेंट चार्ट है, तो इस पे कोई भी व्यू देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं चार्ट देख के व्यू देता हूँ तो इट्स डिफिकल्ट। बट फंडामेंटली इसके प्लान्स बहुत है, टेक्नोलॉजिकली दे आर मच मोर सुपीरियर देन एनी लॉजिस्टिक कंपनी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म बेट करना हो बड़ा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज स्टार्टअप्स जो लॉस करते हैं, बट आई एम श्योर कि ये भी धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो छोटा पैसा डिलीवरी में डालने में खराबी नहीं है। उसके बाद है गेटवे। देखिए इस तरह के स्टॉक्स में मैं पैसा नहीं डालता हूँ, बिकॉज दीज आर टू वॉलेटाइल एंड वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। उसके बाद है गति। गति इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। आई थिंक इसमें आपका एलोकेशन रहना ही चाहिए। तो अगेन वही बात है कि 20% अगर आप पोर्टफोलियो अपना लॉजिस्टिक में डालेंगे तो गति शुड बी पार्ट ऑफ दोज 5 स्टॉक्स वेयर यू आर इन्वेस्टिंग रेगुलरली। उसके बाद है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। अगेन स्ट्रॉन्ग स्टॉक, करेक्ट हुआ है, रिवर्स कर रहा है, बट ऊपर वालों के मुकाबले आई थिंक ये स्टॉक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद है गुजरात पीपा, और ये इसके लिए अडानी पोर्ट जैसा है वैसा ये एक पोर्ट कंपनी हो गई। तो अगर आपको इंडिया का पोर्ट स्टोरी खेलना है तो ये कंपनी है जिसको आप देख सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सॉरी। अगेन वॉलेटिलिटी देखिए, ये सब स्टॉक्स में इतनी वॉलेटिलिटी रहती है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर इन दीज कंपनीज, तो मैं अवॉइड करूंगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन इज डिपेंडेंट ऑन शिपिंग रेट्स। शिपिंग रेट्स बढ़ती हैं तो ये बढ़ जाता है, शिपिंग रेट्स घटती है तो ये घट जाता है। तो अगेन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, आई विल ट्राई टू अवॉइड प्लेइंग मोमेंटम इन दिस। उसके बाद है सीमेक। अगेन लुक एट द वॉलेटिलिटी। इस तरह की वॉलेटिलिटी के स्टॉक्स के अंदर में आप एंट्री और एग्जिट वाला प्लानिंग कर सकते हैं, बट कंस्टेंटली मोमेंटम SIP बिल्ड करना नॉट अ ग्रेट आइडिया। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिस इज रीजनेबली गुड स्टॉक। देखिए अच्छा ट्रेंड है ऊपर की तरफ,
और स्ट्रॉन्ग भी है अभी, तो इसको देखा जा सकता है। TCI Express is better than TCI. Look at the overall structure of the chart. Momentum strong है, moving averages के ऊपर चल रहा है, तो इसको देखा जा सकता है। और VRL Logistic, it's a weak stock. I would tend to avoid this. जब तक मेरा RS पॉजिटिव नहीं बोलता है, मैं इसको अवॉइड करूंगा। तो मुझे मोटा मोटी कितने स्टॉक्स मिल गए? अडानी, एजिस, ऑल कार्गो, ब्लू डार्ट, कॉनकॉर, डिलीवरी, थोड़ा सा क्वांटिटी, TCI और TCI एक्सप्रेस। ये मोरलेस गति, ये मोरलेस 7-8 कंपनीज मुझे मिल गए जिनको मुझे देखना है, क्योंकि इनका प्राइस एक्शन भी कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करता है। अब मेरा काम क्या है कि मैं थोड़ा फंडामेंटल स्टडी भी इन कंपनीज की कर लूंगा कि सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है, पी मल्टीपल क्या है इनका, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, ओवरऑल पैट ग्रोथ कैसा है। ये थोड़ा बहुत फंडामेंटल स्टडी जो 6 पैरामीटर्स पे मैं करता हूँ, उस पैरामीटर्स पे करके देन आई विल फाइनली टेक अ कॉल कि मुझे इन 7-8 में से कौन सी 3-4 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। और ये जो फाइनल लिस्ट है ना, ये मैं नहीं आपको दे सकता हूँ, ये आपको खुद होमवर्क करना होगा, क्योंकि चार्ट वाइज एक व्यू बनाना और फिर फंडामेंटली एक एक स्टॉक के ऊपर में डेटा ड्रिवन एनालिसिस करके उस पर जजमेंट बनाना, ये आप ही को करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली आप ही को पैसा डालना है, आप ही को पैसा बनाना है, आप ही को एग्जिट करना है। तो जिस सभी आप ही करेंगे तो बेसिक होमवर्क भी आप ही को करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि कन्विक्शन बिल्ड होती है। तो कंक्लूजन ये है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर वेरी इंटरेस्टिंग, नया पॉलिसी गवर्नमेंट का, इट्स प्रो दिस सेक्टर, तो जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आप अगर मोमेंटम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मेरी तरह, तो प्राइस एक्शन से आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो का 20% लॉजिस्टिक सेक्टर में होना चाहिए। मोटा मोटी 5 स्टॉक सिलेक्ट करिए और हर लेवल पे एड ऑन उनमें इन्वेस्ट करते रहिए। जब तक मोमेंटम है रखिए इन्वेस्टमेंट, द मोमेंटम खत्म हो जाए एग्जिट कर जाइए। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है तब आपको डीप थोड़ा फंडामेंटल वैल्यू में जाना पड़ेगा। क्यों? कंपनी, हर कंपनी का डीप जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, और इट इज़ नॉट अ इजी अफेयर, बट दैट यू हैव टू डू बिफोर यू बॉल डाउन टू 2, 3, 4 स्टॉक्स जहाँ आपको वैल्यू दिखता है और जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आई होप दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, छोटा सा वीडियो था, क्रिप्स, ताकि आपको एक बेसिक थीम दे सकूँ। आइडिया इज टू गिव यू थीम्स, जिस थीम के बारे में आप सोचना चालू करें, और अगर आपको सही लगा ये थीम और आपको प्राइस एक्शन में सपोर्ट मिल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी डालना चालू करें। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल वीडियोस मैं बना रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, इनका आप फायदा उठाइए। बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।